नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार हम फिर जुड़ते हैं इस वीडियो सेशन में। हम पढ़ रहे हैं आवृत्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, और जो कि जब हमने लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि लैंगिक जनन हेतु सबसे पहले आवश्यक होता है लैंगिक अंगों का होना, और उसके बाद आवश्यक होता है युग्मक निर्माण, उसके बाद परागण, निषेचन, युग्मनज निर्माण और उससे एम्ब्रियो का निर्माण, मतलब पुनः बीजाणुत्पन्न अवस्था का आना। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे आवृत्तबीजी पादपों के अंदर पुष्प की संरचना से लेकर युग्मक निर्माण तक की तमाम घटनाएं, युग्मक निर्माण तक की तमाम घटनाएं, जितनी भी संरचनाएं इस दौरान उपयोग में आनी है, उन तमाम संरचनाओं के बारे में, तथा कोई प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस की फिजियोलॉजी क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले पादप के ऊपर पुष्प लगना अनिवार्य होता है। पुष्पी पादप है तो इस पुष्पी पादप के ऊपर पुष्प का होना अनिवार्य होता है, जो कि हम जानते हैं कि ये पुष्प एक क्या है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित संघनित प्रारोह है, जो कि आवृत्तबीजी पादपों में एक आवश्यक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है। पुष्प एक रूपांतरित संघनित प्रारोह है। अब हम यदि पुष्प की सामान्य संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि पुष्प पादप पर एक डाल पर लगा हुआ रहता है, ऐसा सामान्यतः हम देखते हैं। मान लेते हैं कि यह इस तरीके से एक डाल के ऊपर, एक टहनी के ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है, और पुष्प की सामान्य संरचना यदि हम बना रहे हैं तो उसके अंदर ये कुछ संरचनाएं हैं जिनको हम जल्दी से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम देखेंगे कि पुष्प की कुछ पादप की रूपांतरित पर्णे हैं या पत्तियां जिनको हम कहते हैं, वो है जिन्होंने रूपांतरित होकर किसका निर्माण किया हुआ है, पुष्प का निर्माण किया हुआ है। और इन पत्तियों के भी अलग अलग नाम है। देखेंगे कि यह पादप की कोई शाखा है जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ है, तो इस शाखा का नाम हम सबसे पहले कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, हम पुष्पावली वृंत कहते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में पेडंकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेडंकल। उसके बाद की यह दूसरी जो संरचना आपको दिख रही है, पेडंकल से निकली हुई संरचना, इसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। इस पेडंकल के ऊपर पुष्प वृंत जिस जगह पर लगा हुआ है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प का आधार कहते हैं, पुष्पाधार। क्या बोलेंगे? पुष्पाधार। पुष्प वृंत को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पेडिंकल। क्या बोलते हैं?
पेडिकल। और पुष्पाधार को बोलते हैं फ्लोरल बेस। क्या बोलेंगे? फ्लोरल बेस। जहां पर पुष्प वृंत पुष्पावली वृंत से जुड़ता है, उस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्पाधार कहते हैं। पुष्पाधार पर पुष्प वृंत लगा हुआ है और पुष्प वृंत का शीर्षस्थ भाग जो है वो कुछ फूल कर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन, या जिसको हम बोलते हैं टॉरस या थैलेमस। ये हो गया थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर सभी पुष्पीय पर्णें लगी हुई है। क्योंकि थैलेमस एक संघनित प्रारोह है, तो इसमें पर्व तथा पर्व संधियां दोनों उपस्थित होती है। इसकी जो पर्व संधियां होती है, उन पर्व संधियों पर ये पुष्पीय पर्णें लगती है। इनको हम पुष्पीय पर्णें बोलते हैं, जिनका नाम हम पहले जान चुके हैं। सबसे बाह्य जो पुष्पीय चक्र होता है उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज की एक इकाई जो होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल या सेपल। उसके बाद ये दूसरा पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक मकरंद युक्त भाग जो है, इसको हम बोलते हैं दल पुंज, या इसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं कोरोला। और इसकी जो एक इकाई होती है उसको हम पेटल कहते हैं। उसके बाद की जो संरचना हम देख रहे हैं, यह संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं, या फिर अंग्रेजी भाषा में बोले तो इसको एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम जो होता है, इसके अंदर अनेक इकाइयां मिली हुई होती है, अर्थात एंड्रोसियम की जो एक इकाई होती है उसको स्टेमन बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और यही पुष्प के अंदर नर जननांग होता है। कौन? स्टेमन। स्टेमन ही मिलकर नर जननांग पुमंग अर्थात एंड्रोसियम का निर्माण करता है। और इसको ही क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु पर्ण बोला जाता है। लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। उसके बाद की हम यदि बात करें तो ये अंदर की संरचना जो है इसको हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको गाइनोशियम कहते हैं। और गाइनोशियम की एक इकाई जो होती है उसको हम अंडक कहते हैं। अंडक को अंग्रेजी भाषा में हम कार्पल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्पल। या फिर इसी अंडक को क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। यह एक सामान्यतः पुष्प की संरचना हुई। यहाँ हम देख रहे हैं कि पुष्प का जो पुष्प वृंत है, यह पुष्पावली वृंत के जिस भाग से जुड़ा हुआ है, इसके कक्षस्थ भाग में एक छोटी सी पर्ण विकसित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सहपत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहपत्र कहते हैं, या इसको ब्रैक्ट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट्स कहते हैं। और कुछ पादपों के अंदर ये जो पुष्प वृंत हम देख रहे हैं, इस पुष्प वृंत के अंदर आधारी भाग को छोड़कर शेष किसी भी भाग पर यदि पर्ण सदृश्य संरचनाएं विकसित हो जाए तो उन पर्ण सदृश्य संरचनाओं को हम सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल कहते हैं। ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। और ये सहपत्रिकाएं जो है यह सामान्यतः मालवेसी कुल के सदस्यों में हमें देखने को मिलती है। मालवेसी कुल के सदस्य जैसे गुड़हल है, जैसे कपास है, इन सदस्यों के अंदर हमें सामान्यतः सहपत्रिकाएं देखने को मिलती है। और ये सहपत्रिकाएं ही मिलकर एक घेरे का निर्माण कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुबाह्य
दल कहते हैं। अर्थात जिन पुष्पों के अंदर सहपत्रिकाएं उपस्थित होती है और वो घेरा बना देती है, तो इस तरीके से उस पुष्प की सामान्य संरचना के अंदर बाह्य दल से बाहर भी एक और चक्र उपस्थित होता है, जैसा हम गुड़हल में सामान्यतः देखते हैं, उसको हम अनुबाह्य दल कहते हैं। तो ये हो गई सहपत्रिकाएं। अब हम सामान्य सी यदि बात करें तो ऐसे पुष्प जिनके अंदर सहपत्र उपस्थित होते हैं, उन पुष्पों को हम क्या कहते हैं? सहपत्री पुष्प कहते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिनके अंदर सहपत्र अनुपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प जो है असहपत्री पुष्प कहलाते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट पुष्प भी कहलाते हैं, जिसमें ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है और ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट है। ठीक वैसे ही ये जो पुष्पासन होता है, इस पुष्पासन के ऊपर ये पुष्पीय पर्णे, ये जो बाह्य दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है, इन सभी को हम एक साथ में रूपांतरित पर्णे कहते हैं। ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। तो ये पुष्पीय पर्णे जो है इस पुष्पासन के ऊपर किस तरीके से व्यवस्थित है, इस आधार पर हमने फूल को 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो भाग होता है वो कहलाता है हाइपोगाइनस। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिगाइनस, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पेरिगाइनस। ये 3 स्थितियां हैं। अब जानेंगे कि ये 3 स्थितियां क्या है। यदि इस पुष्पासन पर सबसे ऊपर ओवरी हो, अर्थात जायांग की स्थिति सबसे ऊपर हो, और शेष पुष्पीय पर्णे जो है जायांग से नीचे से विकसित होती हो, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस स्थिति कहते हैं। और हाइपोगाइनस स्थिति के अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरी अर्थात अंडा से जो है वो सबसे ऊपर है, अर्थात अंडा से ऊर्ध्ववर्ती है, या फिर यूं कह लें कि ओवरी कैसा है? सुपीरियर है। हाइपोगाइनस स्थिति के अंदर ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। दूसरी स्थिति है एपिगाइनस। एपिगाइनस स्थिति के अंदर क्या है कि यह जायांग की स्थिति सबसे नीचे होगी और शेष पुष्पीय पर्णे इससे ऊपर से विकसित होगी। मान लेते हैं इस तरीके से यूं पुष्पासन जो है वो हो गया है अवतल आकार का, और इसके नीचे के भाग से ओवरी और ऊपर के भागों से यदि अन्य पुष्पीय पर्णे विकसित होती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एपिगाइनस स्थिति कहते हैं। और एपिगाइनस स्थिति के अंदर हम जानते हैं कि ओवरी जो है वो सबसे नीचे होती है, अर्थात अंडा से अधोवर्ती होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे? इंफीरियर ओवरी। ओवरी की पोजीशन जो है वो इंफीरियर होती है। उसके बाद में अगली है पेरिगाइनस स्थिति। मान लेते हैं पुष्पासन यूं इस तरीके से हो गया और अंडा से और शेष पुष्पीय पत्र जो है वो एक ही तल में उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिगाइनस स्थिति कहते हैं। और पेरिगाइनस स्थिति के अंदर अंडा से न तो नीचे होता है और न ही ज्यादा ऊपर होता है। इस स्थिति को हम सब इंफीरियर या सब सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? या तो सब इंफीरियर ओवरी कह सकते हैं या फिर सब सुपीरियर ओवरी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ तथ्यों के बारे में जानना है। वो कौन कौन से तथ्य हैं? हमने अभी देखा कि पुष्पासन के ऊपर लगी हुई तमाम संरचनाएं जो है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? पुष्पीय पर्णे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय पर्णे कहते हैं। अब इनको पुष्पीय पर्णे हम क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हमने देखा कि पुष्पासन के ऊपर 4 चक्र उपस्थित होते हैं। पहला कौन सा है? बाह्य दल। दूसरा कौन सा है? दल पुंज।
पहला कौन सा, बाह्य दलपुंज, दूसरा कौन सा, दलपुंज। तो कुल मिला के कितने चक्र हुए, अभी तक 2 चक्र की बात हुई। इन दोनों चक्रों को हम एक साथ में यदि बोलें तो क्या कहेंगे, सहायक चक्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, सहायक चक्र। एसेसरी ऑर्गन जो होते हैं वो ये होते हैं, ये लिख दिया मैंने, एसेसरी, SORY, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गन जिनका जनन क्रिया में कोई ज्यादा रोल नहीं होता। ये क्या करते हैं, परागण हेतु या सुरक्षा प्रदान करने हेतु जनन अंगों को सहायता प्रदान करते हैं। इस कारण हम इनको सहायक चक्र नाम से जानते हैं। कुछ पादपों के अंदर हम देखते हैं कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज दोनों पृथक पृथक न होकर एक साथ में मिले हुए होते हैं। ऐसे चक्र को हम क्या बोलते हैं, परिदलपुंज कहते हैं। बाकी की संरचनाएं हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। इसके अंदर की जो बात है, इसके अंदर के जो 2 चक्र और है, उन 2 चक्रों में पहला कौन सा है, पुमंग है, जिनको हम नर जननांग कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, जायांग है, इसको हम मादा जननांग कहते हैं। पुमंग और जायांग दोनों को एक साथ में यदि मैं बोलूं तो क्या कहूंगा, जनन चक्र। क्या बोलेंगे, जनन चक्र, क्योंकि यह जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन 2 को एक साथ में सहायक चक्र बोला, इन 2 को एक साथ में जनन चक्र बोला। यदि मैं चारों को एक साथ में बोलूंगा तो क्या कहूंगा, रूपांतरित पुष्पीय पर्णे हैं। ये पुष्पीय पर्णे हैं, अर्थात इनका निर्माण किससे हुआ है, पत्तियों के रूपांतरण से हुआ, पत्तियों के रूपांतरण से। इसका मतलब ये क्या है, रूपांतरित पत्तियां हैं। जिस तरीके से प्ररोह शीर्ष के ऊपर या कायिक कलिका जो वृद्धि करती है उसके ऊपर पर्व संधियों पर पत्तियां लगती है, ठीक वैसे ही पुष्पावली वृंत के ऊपर जब रूपांतरित हो जाता है, पुष्पावली वृंत बन जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पत्तियां न लगकर पुष्पीय पर्णे लगती है। अब देखिएगा, ये है जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है, इनको हम सामान्य पुष्पीय पर्णे कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस रूपांतरण को हम बोलते हैं जनरल फ्लोरल लीव्स। ये सामान्य पुष्पीय पर्णे हैं। लेकिन यदि हम बात करें पुमंग और जायांग की, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बीजाणु पर्णे। क्या बोलेंगे, बीजाणु पर्णे, क्योंकि ये पर्णे रूपांतरित हो गई और रूपांतरित होकर इन्होंने क्या काम शुरू किया, इन्होंने बीजाणुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। किसका निर्माण करना शुरू कर दिया, बीजाणुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस कारण इन पर्णों को हम क्या कहते हैं, बीजाणु पर्णे कहते हैं। जिस बीजाणु पर्ण के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उस पर्ण को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पर्ण बोलेंगे। अर्थात पुमंग की एक इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, अर्थात स्टमन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोले तो इसको स्टेमेन कहा जाता है। इसी स्टेमेन को क्या बोला जाएगा, लघु बीजाणु पर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु पर्ण। लघु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है, और बीजाणु पर्ण ये है, रूपांतरित बीजाणु पर्ण होने के कारण इसके पीछे क्या कहते हैं, इसको बीजाणु पर्ण कहा जाता है। यह लघु बीजाणु पर्ण हो गई। दूसरा जो जायांग है, जायांग की एक इकाई जो है उसको हम कहते हैं अंडक, या फिर इसको कहते हैं कार्पल। कार्पल जो है, इस कार्पल को भी एक प्रकार की बीजाणु पर्ण कहेंगे। लेकिन इस बीजाणु पर्ण के अंदर किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आगे यदि हम देखें तो पुष्प जो होता है, उस पुष्प के ऊपर हम देखते हैं कि क्या उपस्थित होती है, बीजाणु पर्णे उपस्थित होती है। और बीजाणु पर्णों की उपस्थिति के कारण पुष्प को क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी प्ररोह कहा जाता है। पुष्प को क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी
प्ररोह कहा जाता है। अब जो ये बीजाणु पर्ण है या अन्य जो पर्ण है, तमाम फ्लोरल लीव्स जो है, इन फ्लोरल लीव्स में से कुछ पर्णे ऐसी होती है जो कि बंधे होती है, अर्थात वह जनन नहीं कर सकती है, जबकि कुछ पर्णे ऐसी होती है जो कि जनन कर सकती है। अब जो पर्णे जनन नहीं कर सकती है उनको बंधे पर्णे या स्टेरियल कहते हैं, जबकि जो पर्णे जो है जनन कर सकती है उनको उर्वर या फर्टाइल पर्णे कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर जो जनन संरचनाएं अर्थात उमंग एवं जायांग जो है वो यदि उपस्थित है तब क्या कहेंगे, और अनुपस्थित है तब क्या कहेंगे। देखते हैं कि इन तमाम आवृत्ति विधि पादपों के अंदर किस तरह का व्यवस्था क्रम हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम देखें कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन पुष्पों के अंदर उमंग एवं जायांग, उमंग एवं जायांग दोनों संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन पुष्पों के अंदर दोनों संरचनाएं उपस्थित होती है ऐसे पुष्पों को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, अर्थात द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। जबकि दूसरे वाले वो पुष्प जिनके अंदर पुमंग या जायांग दोनों में से कोई एक संरचना उपस्थित हो, या तो पुमंग उपस्थित हो या फिर क्या उपस्थित हो, जायांग उपस्थित हो, या तो पुमंग उपस्थित हो या जायांग उपस्थित हो, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल या एक लिंगाश्रयी पुष्प कहा जाता है। अब देखिएगा, एक लिंगाश्रयी पुष्प दो प्रकार के होंगे। यदि उस पुष्प के अंदर केवल पुमंग उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाता है? स्टेमिनेट। क्या बोला जाए? स्टेमिनेट फ्लावर। यदि उस पुष्प के अंदर केवल उमंग उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को क्या बोला जाएगा? स्टेमिनेट फ्लावर या नर पुष्प कहा जाता है। जबकि यदि उस पुष्प के अंदर केवल जायांग उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को क्या बोला जाता है? पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। ऐसा पुष्प जिसके अंदर केवल जायांग उपस्थित हो, मतलब ये हुआ कि दोनों लैंगिक अंग उपस्थित है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। हाँ, तो आगे हम देख रहे हैं पुष्प के जननांगों के बारे में हमें देखना है, और पुष्प के जननांगों में पहले जो हम देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे? पुष्प के नर जननांग के बारे में। किसके बारे में? पुष्प के नर जननांग के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्त विधि पादपों में नर जननांग के रूप में कौन उपस्थित होता है? पुमंग उपस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। इस एंड्रोसियम के अंदर सदस्य संख्या जो है वह सामान्यतः 4, 5, 6 अथवा अनंत हो सकती है, लेकिन एंड्रोसियम का प्रत्येक सदस्य जो है वह क्या कहलाता है? अभी हमने बात की थी, वह पुंकेसर या फिर इसको अंग्रेजी भाषा में स्टेमन कहते हैं, या इसी को एक और नाम दिया गया है लघु बीजाणु पर्ण। क्या नाम दिया? लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रो स्पोरोफिलस। माइक्रोस्पोरोफिलस भी इसी पुंकेसर को कहा जाता है। यदि हम
पुंकेसर की सामान्य संरचना की बात करें तो पुंकेसर की संरचना में कुल मिलाकर 3 भाग होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। यह पहला भाग जो है पीछे का बेलनाकार तंतुनुमा भाग जो है, इसको हम पुतंतु कहते हैं, जिसका अंग्रेजी भाग नाम जो है वह फिलामेंटस होता है। यह फिलामेंटस जो है यह पराग कोश को पुष्पासन से जोड़े रखने का कार्य करता है। पराग कोश को पुष्पासन से जोड़े रखने का कार्य करने वाली लंबी बेलनाकार तंतुनुमा संरचना जो है उसको पुतंतु कहा जाता है। दूसरा जो भाग है, ऊपर का शीर्षस्थ कुछ खुला हुआ भाग जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं? पराग कोश। या इसका अंग्रेजी शब्द जो होता है वह एंथर होता है। तो एंथर जो है यह पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंदर लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। किसके अंदर? पराग कोश के अंदर। तो यह, यदि हम कार्यकी की दृष्टि से बात करें तो पुष्प का या पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो कौन होता है? पराग कोश होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाग जो होता है वो क्या होता है? योजी उत्तक, जिसको हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। यह कनेक्टिव टिश्यू जो है इस पराग कोश की पालियों को आपस में तथा पराग कोश को पुतंतु से जोड़े रखने का कार्य करता है। संयोजन करने वाला उत्तक होने के कारण इसका नाम योजी उत्तक रखा गया है। एक पुष्प के अंदर सामान्यतः पुंकेसरों की संख्या जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि बहुत अधिक हो सकती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी पुष्प के अंदर पुंकेसर जो है वो या तो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर पुंकेसर पृथक हो सकते हैं। यदि किसी पुष्प के अंदर पुंकेसर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो ऐसे व्यवस्था क्रम को संयुक्त पुंकेसरी व्यवस्था क्रम कहा जाता है। गैमो एंड्रस सिचुएशन या पोजीशन। गैमो एंड्रस, पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं। यदि पुंकेसर आपस में जुड़े हुए नहीं है तो इस व्यवस्था क्रम को हम कहते हैं पृथक पुंकेसरी व्यवस्था क्रम, या अंग्रेजी भाषा में इसका नाम होता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, पुंकेसर पृथक है तो वो पॉलीएंड्रस कंडीशन, और पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तो वह गैमोएंड्रस कंडीशन कहलाती है। अब यदि हम बात करें पुंकेसर के संयुक्त होने की तो पुंकेसर जो है वो 2 तरीके से संयुक्त हो सकते हैं। एक इनका व्यवस्था क्रम जो होता है वह कहलाता है ससंजन। क्या कहलाता है? ससंजन, कोहेंशन। ससंजन क्या होता है? पुष्प के अंदर उपस्थित पुंकेसर आपस में मिल जाए। यदि पुंकेसर पुंकेसरों के साथ जुड़ा हुआ है तो अन्य सभी पुंकेसरों के साथ जुड़ा हुआ है तो इस व्यवस्था क्रम को हम क्या कहते हैं? ससंजन कहते हैं।
या कोहेंशन कहते हैं। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सारे पुंकेसर मिलकर एक नाल का निर्माण कर ले, पुंकेसरी नाल का निर्माण कर ले, तो ऐसे ससंजन को हम एक संघी ससंजन कहते हैं। ऐसे ही यदि दो संघ का निर्माण कर ले तो उसको द्विसंघी ससंजन कहते हैं। और यदि ऐसे ही कई सारी संघों का निर्माण कर ले तो उसको हम बहुसंघी ससंजन कहते हैं। पुंकेसरी नालें जो है वो एक से अधिक बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुसंघी ससंजन कहते हैं। अगले वाला जो जुड़ने का तरीका होता है उसको हम कहते हैं आसंजन। क्या बोलते हैं? आसंजन, एडहेंशन। आसंजन के अंदर क्या है, इसमें पुंकेसर से आपस में नहीं जुड़ेंगे। पुंकेसर अन्य किसी पुष्पीय पत्र के साथ यदि जुड़ जाए तो यहां हम क्या लिखेंगे, यदि पुंकेसर पुष्प की अन्य किसी पुष्पीय पर्ण के साथ संयुक्त हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आसंजन कहते हैं। पुष्प की सामान्य संरचना में हमने देखा था कि ये अंदर की तरफ इसका ओवरी गाइनेशियम हो गया, इसके बाहर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पुंकेसर लगते हैं और यहाँ पर दल लगता है। अब देखिएगा यदि पुंकेसर स्वयं से जुड़ता है, आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ससंजन कहलाता है। आसंजन जो है वो किन किन तरीकों से हो सकता है, वो अपने समीप स्थित पुष्पीय पत्रों के साथ संयोजन करता है या जुड़ता है। यदि पुंकेसर दल से जुड़ जाता है तो ऐसे पुंकेसर जो है वो क्या कहलाते हैं, दल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। यदि पुंकेसर जायांग के साथ संयुक्त हो जाता है तो उसको हम जायांग लग्न पुंकेसर कहते हैं। और यदि पुंकेसर यहाँ पर दल के स्थान पर परिदल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परिदल लग्न पुंकेसर कहते हैं। दल के स्थान पर परिदल हो और परिदल से यदि पुंकेसर जुड़ा हुआ हो तो ऐसे पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, परिदल लग्न पुंकेसर कहते हैं। आगे हमें देखना है पुंकेसर की संरचना में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण संरचना जिसको हम कह रहे हैं पराग कोश, क्योंकि हमें देखना है युग्मक का निर्माण। और युग्मक का निर्माण में यदि नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक की प्रारंभिक संरचना अर्थात पराग कण का निर्माण जो है वो किसमें होता है, पराग कोश में होता है। तो हम संरचना देखेंगे पराग कोश की। सामान्यतः पादपों के अंदर देखा गया है कि पराग कोश जो होता है उसके अंदर सामान्यतः दो पालियां उपस्थित होती है। पराग कोश जो है वो बराबर दो भागों में बंटा हुआ होता है और दोनों भाग आपस में योजी उत्तक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसमें से एक भाग जो है वो क्या कहलाता है, पराग पाली कहलाता है। क्या कहलाता है, एक भाग पराग पाली कहलाता है। तो कुल मिला के एक पराग कोश के अंदर कितनी पालियां हो गई, तो ये सामान्यतः अधिकांश पुष्पों के अंदर पराग कोश जो है वो द्विपालित होता है। जबकि कुछ एक पुष्पों के अंदर ये देखा गया है, जैसे कुल मालवेसी के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर जो पराग कोश है वह एक पाली होता है, एक पालित होता है। इस पराग कोश के अंदर केवल एक पाली उपस्थित होती है। अब यदि इस पराग कोश को इसका मैं यदि टीएस काट कर देखूं तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके अंदर कितनी पालियां दिखाई दे रही है, दो पालियां दिखाई दे रही है। ये पराग पाली नंबर 1,
ये परागपाली नंबर 2। जबकि इस पुष्प के अंदर यदि मैं देखूंगा तो इस पुष्प के अंदर केवल एक परागपाली ही दिखाई दे रही है, 2 परागपालियां इसके अंदर नहीं है। अब देखिएगा, जैसे एक परागपाली जो है, इस एक परागपाली की यदि हम बात करें तो इस परागपाली स्वयं जो है वो 2 भागों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक परागपाली जो है वो 2 भागों में बंटी हुई होती है, और प्रत्येक परागपाली जब 2 भागों में बंटती है तो उसका एक भाग जो है यह पराग पुट कहलाता है। या तो इसको पराग पुट कह लो, या इसको पोलन शैक कह लो, या इसको लघु बीजाणु धानी कह लो। क्या कह सकते हैं इसको? लघु बीजाणु धानी। अंग्रेजी भाषा में इसका शब्द होगा माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अब हम देख सकते हैं, जिस पराग कोश के अंदर 2 परागपाली थी, उस पराग कोश के अंदर कुल मिला के कितने परागपुट हो सकते हैं? 4 परागपुट होते हैं। एक परागपाली में 2 परागपुट, तो कुल मिला के पूरे परागकोश के अंदर 4 परागपुट होंगे, अर्थात एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होगी। इस कारण इसको क्या कहेंगे हम? चतुष्क बीजाणु धानी धर। चतुष्क बीजाणु धानी धर परागकोश कहते हैं, या इसका नाम होता है टेट्रा माइक्रो स्पोरेंजिएट। क्या होगा? टेट्रा माइक्रो स्पोरेंजिएट प्रकार का एंथर, जिसके अंदर 4 जो लघु बीजाणु धानियां है वो उपस्थित है। अब यदि मैं इस परागकोश की बात करूं जिसके अंदर केवल एक पाली है, और अभी हमने बोला था कि प्रत्येक परागपाली जो है वह 2 भागों में बंटती है, और उसका एक भाग जो है वो क्या कहलाता है? पराग पुट या लघु बीजाणु धानी कहलाता है। तो जिस पराग कोश के अंदर एक पाली ही है, तो उसके अंदर कुल मिला के परागपुट की संख्या कितनी होगी? 2। अर्थात उसके अंदर लघु बीजाणु धानी संख्या कितनी होगी? 2। अब इसके अंदर 2 लघु बीजाणु धानी होने के कारण इस प्रकार के परागकोश को लघु बीजाणु धानी धर परागकोश कहा जाता है। बाई माइक्रो स्पोरेंजिएट प्रकार का एंथर बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर 2 परागपुट या लघु बीजाणु धानियां उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाई माइक्रोस्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोश कहते हैं, जो कि मालवेसी कुल के सदस्यों के अंदर सामान्यतः हमें देखने को मिलता है, और शेष पादपों के अंदर सामान्यतः हमें इस तरीके का अर्थात टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोश देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना के अंदर कौन कौन सी भित्तियां उपस्थित होती है, और इसके अंदर किस तरीके से लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है पराग कोश की संरचना एवं विकास। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर।
हमने अभी पढ़ा था कि पुंकेसर जो होता है उस पुंकेसर का शीर्षस्थ भाग जो है वह क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाता है। और पराग कोश जो है यही पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। तो हमें अभी यह जानना है कि इस पराग कोश की आंतरिक संरचना कैसी होती है और उस पराग कोश के अंदर किस स्थान पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इन चीजों के बारे में हमें अभी जानना है। हमने देखा था कि पराग कोश जो है वो सामान्यतः हमने बोला कि सामान्यतः पादपों के अंदर पराग कोश द्विपालित होता है, जबकि कुछ पादपों के अंदर पराग कोश जो है वो कैसा होता है? एक पालित होता है। जिन पादपों के अंदर पराग कोश द्विपालित है ऐसे पराग कोश को हम डाइथिकस एंथर कहते हैं। क्या बोलेंगे? डाइथिकस एंथर कहेंगे। जबकि जिसके अंदर एक पालित पराग कोश है उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोथिकस एंथर। और सामान्यतः हमने इसका उदाहरण बोला था कुल मालवेशी के सदस्य। कुल मालवेशी के सदस्य जो है उनमें सामान्यतः मोनोथिकस प्रकार का एंथर पाया जाता है। अब हमें क्या जानना है? डाइथिकस एंथर जो है वो कैसा होगा? सामान्यतः टेट्रा स्पोरेंजिएट प्रकार का होगा, अर्थात उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां या 4 परागपुट निर्मित होते हैं। जबकि जो मोनोथिकस प्रकार का एंथर होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात उसके अंदर 2 परागपुट या 2 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। एक ऐसा पादप है आवृतबीजी पादप जो कि परजीवी प्रकार का होता है। एक परजीवी आवृतबीजी पादप है, आवृतबीजी पादप है जिसका नाम है आर्सीथोबियम। यह आर्सीथोबियम नामक जो पादप है यह पादप कैसा होता है? मोनोथिकस होता है, अर्थात यह हुआ किसकी परागपाली कितनी होती है? एक होती है। सामान्यतः हमने ये पढ़ा कि एक परागपाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, लेकिन यह आर्सीथोबियम नामक जो पादप है इस आर्सीथोबियम नामक पादप के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण न होकर एक लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, अर्थात ये कैसा होता है? मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का एंथर होता है। कैसा होता है? मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का। मतलब ये होगा कि उसके अंदर केवल मात्र एक लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। अब हमें ये जानना है कि किसी पुष्प के अंदर ये पराग कोश का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात ये बोलेंगे कि किसी पुष्प के पुष्पासन के ऊपर लघु बीजाणु पर्ण का निर्माण कैसे हुआ। लघु बीजाणु पर्ण बोले तो पुंकेसर। तो हमने देखा है कि पुष्प जो होता है उसके अंदर पुष्पीय पर्णों का आधारी भाग जो होता है वो क्या होता है? इसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्योंकि पुष्पासन जिसको टॉरस या थैलेमस बोला जाता है, थैलेमस, ये थैलेमस जो है प्ररोह का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण है? प्ररोह का। अर्थात इसके ऊपर क्या रहेगी? पर्व तथा पर्व संधियां उपस्थित रहेगी।
इनकी पर्व संधियों की विभाज्योतकी कोशिकाएं, विभाज्योतकी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये विभाज्योतकी कोशिकाएं निरंतर समसूत्री विभाजन करती है, निरंतर समसूत्री विभाजन करती है। और निरंतर समसूत्री विभाजन कर बहुत अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब जो बहुत अधिक कोशिकाएं निर्मित होती है, इन कोशिकाओं के अंदर विभेदन होता है, कार्य को लेकर क्या होता है, विभेदन होता है। और उस विभेदन प्रक्रिया के दौरान ये कोशिकाएं जो है दो पृथक पृथक पालियों का निर्माण कर लेती है, जो कि दोनों पालियां जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, पराग कोश का निर्माण होता है। अब जो ये पराग कोश निर्मित हुआ, पराग कोश के निर्मित होने के बाद में इसके पीछे किसका निर्माण होता है, पुतंतु का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पुष्पासन की जो शीर्षस्थ विभाज्योतकी कोशिकाएं होती है, इनमें निरंतर समसूत्री विभाजन से अनेक कोशिकाएं बनती है। इन अनेक कोशिकाओं में विभेदन के फल स्वरूप परागपालियों का निर्माण होता है। वही परागपालियां मिलकर किसका निर्माण करती है, पराग कोश का निर्माण करती है। और इसके पीछे पुतंतु का निर्माण हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि इस प्रकार निर्मित यह प्रारंभिक पराग कोश जो है, क्या परिपक्व पराग कोश के जैसा ही होता है या इसमें कुछ कम ज्यादा होता है। तो अभी हम जानेंगे कि यह प्राथमिक या प्रारंभिक पराग कोश जो है ये कैसा होता है। इस प्रारंभिक पराग कोश या शिशु पराग कोश जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि इसमें सबसे बाहरी परत पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, या जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है, इस एपिडर्मिस के भीतर अंदर की तरफ अनेक अविभेदित कोशिकाएं उपस्थित होती है। अविभेदित कोशिकाएं का मतलब हुआ कि यह कोशिकाएं कार्य एवं संरचना को लेकर इन कोशिकाओं में अभी तक कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। ये अंदर की सारी कोशिकाएं कैसी होती है, अविभेदित होती है, अविभेदित होती है। अर्थात यह संरचना कैसी होगी, होमोजीनस प्रकार की होगी। अर्थात कैसी होगी, समांगी संरचना हो गई, समांगी संरचना, या जिसको हम बोल रहे हैं होमोजीनस स्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक पराग कोश जो है, जब पराग कोश का विकास हो रहा होता है या इसका निर्माण हो रहा होता है, उस समय इसमें इतना विभेदन नहीं पाया जाता है। यह इसके बाहर की तरफ एक बाह्य त्वचा पाई जाती है, एक परतीय स्तर होता है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं जो होती है, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं कहते हैं, जो कि अंत तक बनी हुई रहती है। कुछ पादपों के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जबकि कुछ पादपों के अंदर चारों तरफ, परागकोश के चारों तरफ अंत तक बनी हुई रहती है। और अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो अभी तक अविभेदित होती है। तत्पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे इसमें परिवर्धन होता है। क्या होता है, परिवर्धन। परिवर्धन शब्द को अंग्रेजी में हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। परिवर्धन कह लो या विकास कह लो। इस कोशिकीय संगठन के अंदर धीरे धीरे विकास प्रारंभ होता है। और उस विकास में क्या होता है, इन अविभेदित कोशिकीय समूह के अंदर अब धीरे धीरे विभेदन होना प्रारंभ होता है। अब जो संरचना हम देख रहे थे, जिसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस था और अंदर की तरफ अविभेदित कोशिकाएं थी,
इन अविभेदित कोशिकाओं में विभेदन स्टार्ट होता है और पहले 2 और बाद में कितने बन जाते हैं, 4 कोष्ठों का निर्माण हो जाता है। इसमें से प्रत्येक कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, पराग धानी या फिर इसको पराग पुट या फिर इसको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यह द्विकोष्ठीय पराग कोश या द्विपालित पराग कोश की बात हो रही है, जिसमें कुल मिला के कितनी लघु बीजाणु धानियों का निर्माण हो गया, 1 2 3 और 4 प्रकार की लघु बीजाणु धानियों का निर्माण हो गया। अब देखिएगा इन दोनों पराग पालियों के बीच में जो है योजी उत्तक जो है वो इनको जोड़े रखने का कार्य करता है। क्या नाम रहेगा इसका, योजी उत्तक। संयोजन करने वाला उत्तक जो है दोनों पराग पालियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। अब जो ये पराग पालियों के अंदर उपस्थित बीजाणु धानियां हैं, इन तमाम बीजाणु धानियों के अंदर कुछ परिवर्धन होना शुरू होता है, कुछ विभेदन होना शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु धानियां जो है वो परिपक्वन की ओर बढ़ने लगती है। अब यदि हम केवल एक लघु बीजाणु धानी की बात करें, केवल एक लघु बीजाणु धानी की बात करेंगे, शेष लघु बीजाणु धानियों में हमें यह समझना है कि उनमें भी ठीक वैसा ही प्रोसेस होता है। मैं लघु बीजाणु धानी नंबर 2 को लेता हूं और इस लघु बीजाणु धानी नंबर 2 की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसके अंदर बाहर की तरफ कौन सी कोशिकाएं उपस्थित है, ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं उपस्थित है, जो कि लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होती है, मोटाई में थोड़ी अधिक और लंबाई में कम कोशिकाएं, जिनको हम अरीय सुदीर्घित प्रकार की कोशिकाएं कहते हैं। यह होती है एपिडर्मिस की कोशिकाएं। यही वाली एपिडर्मिस है जो कि यहाँ पर उपस्थित थी। एपिडर्मिस हमने बना दी। इसके नीचे की जो अधस त्वचा कोशिकाएं है, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अधस त्वचा कोशिकाएं, जो पहले तो अविभेदित थी लेकिन अब धीरे धीरे इनमें विभेदन होना शुरू हो गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि यह कोशिका है। अब इन अविभेदित कोशिकाएं जो पहले थी अब विभेदित हो गई है। इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका जीव द्रव्य धीरे धीरे क्या होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और इन कोशिकाओं का केंद्रक जो है वो सुस्पष्ट होने लगता है। क्या क्या होने लगता है, पहला हम लिखेंगे इनका जीव द्रव्य गाढ़ा होने लगता है। दूसरा हम लिखेंगे इनमें केंद्रक सुस्पष्ट होने लगता है। तीसरा हम क्या लिखेंगे, इन कोशिकाओं का आकार जो है, आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में अन्य कोशिकाओं की तुलना में मोटा हो जाता है। अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, आकार में थोड़ी अधिक मोटाई की कोशिकाएं हो जाती है। इन रूपांतरित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं या इनका अंग्रेजी में नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या नाम रहता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कैसे बनी, इन एपिडर्मिस की कोशिकाओं के नीचे की कुछ कोशिकाएं जो है उनमें जीव द्रव्य थोड़ा संघन हो जाता है, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाता है, आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है। इस प्रकार विभेदित इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन जब आगे बढ़ता है तो इसके अंदर क्या होगा, यह बाहर की एपिडर्मिस है, इसमें ज्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, ये शुरू से अंत तक बनी हुई रहती है। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे की ये परपशु कोशिकाएं जो होती है, ये मान लेते हैं ये मैं परपशु कोशिकाओं का एक स्तर बना देता हूं। इन परपशु कोशिकाओं या आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर
एक परिणत विभाजन होता है। देखिएगा विभाजन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है परिणत विभाजन, दूसरा होता है अपनत विभाजन। परिणत विभाजन का मतलब हो गया कि ये ऐसे विभाजन, मान लेते हैं ऐसी कोशिका है, इसमें इस तरीके से विभाजन हुआ है और एक ऊपर की तरफ कोशिका रहेगी, दूसरी नीचे की तरफ कोशिका रहेगी, तब ये विभाजन क्या कहलाता है? यह विभाजन परिणत विभाजन कहलाता है। और यदि कोशिका के जीव द्रव्य में विभाजन, मान लेते हैं ये ऐसी कोशिका है और इसके जीव द्रव्य में विभाजन यूं होता है, तो ये विभाजन क्या कहलाता है? अपनत विभाजन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होती है, इन सेल्स के अंदर परिणत विभाजन होता है। क्या होता है? परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन के फलस्वरूप इस एपिडर्मिस के नीचे दो स्तर बन जाते हैं, एक बाहरी स्तर और एक भीतरी स्तर। जो बाहरी स्तर की कोशिकाएं हैं, बाहरी स्तर की कोशिकाओं को प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको? प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं, या जिनको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और दूसरी जो सेल्स होती है, नीचे का स्तर जो बनता है, उसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। क्या नाम रहेगा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, जिनका अंग्रेजी नाम होगा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स। प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स कहने का मतलब ये हुआ कि इस आर्की स्पोरियल सेल्स जो थी, इनके अंदर परिणत विभाजन हुआ, जिससे दो स्तर बने। बाहरी स्तर को हमने क्या बोला? प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं। और अंदर की तरफ स्तर जो बना, उसको हमने बोला प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। देखिएगा कुल मिला के कितने स्तर हो गए? 3 स्तर। पहला कौन सा? एपिडर्मिस। दूसरा कौन सा? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और तीसरा कौन सा हुआ? प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स हो गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। परिवर्तन धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ता है। और आगे क्या होता है? यह जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हमने देखी, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं जो हमने देखी है, ये प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर पुनः परिणत विभाजन होता है। कहने का मतलब ये होगा कि ये हम बना देते हैं क्या? ये हमने बना दिया एपिडर्मिस। सबसे बाहर का स्तर जो है, इसको हमने बना दिया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो स्तर है, इस स्तर को हम क्या कह रहे हैं? इसको अभी बोला प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और एक स्तर जो नीचे बना था, उसको मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं। ये स्तर मान लेते हैं, ये स्तर कौन सा है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का। किसका है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, जो कि यहां से पृथक हुई थी। अब देखिएगा, यह जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं है, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं, इन प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं के अंदर पुनः परिणत विभाजन होता है। मतलब इस तरीके से आड़ा विभाजन होता है, जिससे पुनः कितने स्तर बन जाते हैं? 2 स्तर बन जाते हैं। बाहरी स्तर जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? अंतस्थीशियम, या अंग्रेजी में बोले तो एंडोथीशियम कहा जाता है। एंडोथीशियम, अंतस्थीशियम बाहरी स्तर। अंदर का स्तर जो है, इनको बोलते हैं वित्तीय कोशिका। क्या बोलते हैं? वित्तीय कोशिका, या कहेंगे पैराइटल सेल्स। क्या नाम रहेगा? पैराइटल सेल्स। तो कितने स्तर बन गए? अब स्तर बन गए कुल मिला के 4। पहला स्तर कौन सा? सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीशियम। उसके बाद का जो है
वो बन गया पैराइटल सेल्स, और अंदर ही अंदर क्या रह गई, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। अब क्या होगा, पुनः इन वित्तीय कोशिकाओं के अंदर अपनत और परिणत विभाजन होंगे, पहले परिणत और बाद में अपनत विभाजन होंगे। अब यदि इस वित्तीय कोशिकाओं वाले स्तर में मैं इसको पृथक कर दूं, ये ऊपर का एंडोथीसियम जो बन गया अंतस्थीसियम, और अंतस्थीसियम के नीचे ये मैं मान लेता हूं कौन सा स्तर आ गया, ये हमारा आ गया वित्तीय कोशिकाएं आ गई। इन वित्तीय कोशिकाओं के अंदर 2-3 बार परिणत विभाजन होता है, मतलब इस तरीके से आड़ा विभाजन होगा, तो कुल मिला के स्तर बढ़ते जाएंगे, और स्तर कितने हो जाएंगे, 2-3 बार यदि विभाजन होगा तो कुल मिला के स्तर हो जाएंगे 2 या 3। इस एंडोथीसियम के नीचे 2 या 3 कोशिकीय स्तर निर्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 या 3 स्तर निर्मित हो जाते हैं। इस त्रिस्तरीय परत को, सामान्यतः त्रिस्तरीय परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, मध्य स्तर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वित्तीय कोशिकाओं वाला जो समूह था, इसमें पुनः परिणत विभाजन हुआ, ऊपरी स्तर जो बना उसको क्या बोला हमने, मध्य स्तर बोला। और जो इसके नीचे सबसे अंतिम वाली कोशिकीय परत बनेगी, इस परत की कोशिकाएं जो है उनका जीव द्रव्य गाढ़ा, केंद्रक सुस्पष्ट, आकार में काफी मोटी कोशिकाओं की एक परत होगी, और इस परत को हम बोलते हैं टेपिटम, या इसको कहा जाता है पोषुतक। क्या बोलेंगे, पोषुतक, क्योंकि यह परिवर्धनशील लघु बीजाणुओं के पोषण का कार्य करता है, इस कारण इसको पोषुतक भी कहते हैं। अब देखिएगा ये टेपिटम सबसे भीतरी स्तर, और इसके अंदर क्या रह गई, लघु बीजाणुजन कोशिकाएं या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो इसके अंदर रह गई। लेकिन बाहर की भित्ति की यदि हम बात करें तो पूरी भित्ति कितने स्तरों में बंट गई, 4 स्तरों में। पहला स्तर कौन सा, एपिडर्मिस। दूसरा स्तर कौन सा, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम जिसको कह रहे हैं। तीसरा स्तर कौन सा, मध्य स्तर। और चौथा स्तर कौन सा हो गया, जिसको हम टेपिटम कह रहे हैं। तो कुल मिला के एक लघु बीजाणुधानी, हमने जब प्रारंभ किया पढ़ना उस समय हमने ये देखा था कि इस तरीके से एक पराग कोश की संरचना होती है, और यदि हम इस एक लघु बीजाणुधानी की बात करें तो इसमें कितने स्तर बन गए, 4 स्तर तो बन गए, किसके, भित्ति के। इसकी बाह्य भित्ति के कितने स्तर बन गए, 4। तो ऐसे ही 4 स्तर इसके भी बनेंगे, 4 स्तर इसके भी बनेंगे, 4 स्तर इसके भी बनेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से परिधि से केंद्र की तरफ 4 स्तर होंगे। सबसे बाहरी स्तर कौन सा होगा, जिसको हम कह रहे हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस का काम क्या होता है, इस एपिडर्मिस का पहला काम तो होता है इनको सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। और यह सामान्यतः कैसा होता है, एक स्तरीय होता है। कैसा है, एक स्तरीय कोशिकाओं का एक परत है, और उस परत को हम कह रहे हैं एपिडर्मिस, जो कि क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। अब देखिएगा ये जो एपिडर्मिस है, जैसे जैसे परागकोश का परिवर्तन होता है, परागकोश का आकार बढ़ता है। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन नहीं होता है, लेकिन एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर अपनत विभाजन होता है। अपनत विभाजन से क्या मतलब हुआ, जैसे मैं बात करूं कि ये इतना परागकोश था, अब इसका आकार मान लिया जाए कि बढ़ गया, आकार बढ़कर थोड़ा सा ये मोटा हो गया, अर्थात अब इन कोशिकाओं के अंदर या बाह्य परत की जो कोशिकाएं, इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा। और जब इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा तो 2 काम हो सकते हैं। एक तो क्या होगा कि ये बीच बीच में से टूट जाए कहीं से, और दूसरा क्या हो सकता है, इन कोशिकाओं के अंदर अपनत विभाजन हो जाए। अपनत विभाजन का मतलब हो गया ये यूं विभाजन हो जाए और कोशिकाओं की संख्या जो है वो परत के अंदर क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे कि यह परत इसके चारों तरफ बनी रहे। ये बात हुई किसकी, एपिडर्मिस की। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर एपिडर्मिस जो है उसमें अपनत विभाजन नहीं होता, इस कारण वो टुकड़ों में टूटी हुई पाई जाती है। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी एपिडर्मिस के अंदर पर्ण की समान रंध्र उपस्थित होते हैं, जिनको हम पर्ण रंध्र कहते हैं। यह भी देखने को मिलता है। आगे की बात करें किसकी, अंतस्थीसियम की। इसके नीचे का जो परत है, दूसरा परत, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोथीसियम
एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है, एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो होती है वो भी एक स्तरीय होती है। पूरी परत कितनी होती है? एक स्तरीय होती है, जिसका निर्माण किससे हुआ था? इस प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन से जो बाह्य स्तर बना था, उस बाह्य स्तर का नाम हमने क्या बोला? एंडोथीसियम बोला था। लेकिन इन एंडोथीसियम की कोशिकाओं की एक लाक्षणिक गुण है या एक विशेषता है, वो क्या? वो ये है कि इन कोशिकाओं के अंदर यू आकार के सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से निर्मित कुछ फाइबर पाए जाते हैं, कुछ तंतुनुमा संरचनाएं, यू आकार की तंतुनुमा संरचनाएं जो किससे निर्मित है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से। सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से निर्मित कुछ यू आकार की संरचनाएं पाई जाती है, कुछ यू आकार के तंतु में संरचनाएं उपस्थित होती है। ये संरचनाएं क्या करती है? शुष्क अवस्था के अंदर एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो होती है उनमें खिंचाव उत्पन्न करती है, और जब पराग स्फुटन होना होता है, अर्थात पराग कण निर्मित होने के बाद पराग कोश फटता है, आगे हम पढ़ेंगे पराग कोश स्फुटन क्या होता है। तो पराग कोश का जब स्फुटन होता है तो वो स्फुटन के लिए उत्तरदायी परत होती है कौन सी? एंडोथीसियम, क्योंकि जब शुष्कन होता है तो इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। तो ये सेल्यूलोज तथा पैक्टिन के फाइब्रस, यू आकार के फाइब्रस का पाया जाना इसका एक लाक्षणिक गुण है। इसके साथ ही साथ यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। इसके अंदर का जो परत होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो लगभग 3 स्तरीय परत होता है जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडल लेयर या मध्य स्तर। ये मध्य स्तर जो है यह सामान्यतः इसका ज्यादा अधिक कोई उपयोग नहीं होता, और इसकी कोशिकाएं जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विभाजन होना शुरू होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण शुरू होता है, उस समय यह कोशिकाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है या यह परत सामान्यतः समाप्त हो जाती है। कुछ पादपों के अंदर ये देखा गया है कि यह लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए भोजन संग्रहण का कार्य भी करती है। भोजन संग्रहण का कार्य भी करती है। कौन? मध्य स्तर की कोशिकाएं जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। आगे हम देखेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए भोजन संग्रहण का कार्य भी करता है। कौन? यह मध्य स्तर। उसके बाद की बात करें तो वो किसकी? टेपिटम की। टेपिटम जो होता है पराग कोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे आंतरिक परत होती है और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। यह परत जो है इसका पहला नाम क्या रखा हमने? पोषोतक रखा। एक चीज और जान लें कि यह जो पोषोतक या टेपिटम होती है, इस टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षाकृत गाढ़े जीव द्रव्य वाली, केंद्रक सुस्पष्ट और अपेक्षाकृत मोटी कोशिकाएं होती है। अब ये कोशिकाएं जो होती है, पहली चीज इसके अंदर की तरफ क्या है? हमने बोला प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है ये या तो सीधे ही या फिर समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदलेगी, और वही लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो इन लघु बीजाणुओं को परिवर्धन के दौरान पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण कहां से मिलता है? इनको इन टेपिटम कोशिकाओं से मिलता है, या इनसे होता हुआ पोषण जो है यहाँ तक पहुंचता है। इस कारण इस स्तर को हम क्या कहते हैं? पोषोतक कहते हैं। मतलब ये हुआ कि परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान कौन करता है? टेपिटम करती है या पोषोतक करती है। दूसरा क्या होता है? ये कोशिकाएं जो होती है इनके जीव द्रव्य के अंदर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डिप्टियोसोम है, ऐसे कोशिकांगों के साथ साथ कुछ अन्य कणिका में संरचनाएं उपस्थित होती है, और इन कणिका में संरचनाओं को कहते हैं प्रोयूबिस्काय। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। ये प्रोयूबिस्काय जो होती है यह लघु बीजाणुओं के निर्माण के दौरान इन टेपिटम कोशिकाओं से बाहर आ जाती है, और बाहर आई हुई प्रोयूबिस्काय के ऊपर एक पदार्थ का जमाव हो जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम रहेगा? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने के बाद यह प्रोयूबिस्काय जो है इनका नाम यूबिस्काय हो जाता है।
क्या हो जाता है, युबिस्काय। स्पोरोपोलिनिन युक्त प्रोयुबिस्काय को हम क्या कहते हैं, युबिस्काय कहते हैं। और ये युबिस्काय क्या करती है, इन परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं का बाह्य भित्ति का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं से बाद में क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। और पराग कण जो होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, तो इसमें जो बाह्य स्तर होता है, बाहरी स्तर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, युबिस्काय का बना हुआ होता है। यह तापमान के प्रति या जल के प्रति प्रतिरक्षी होता है, जिससे कि यह परागकण जो है वो सामान्यतः नष्ट नहीं होता है। तो इसको बचाने के लिए इसके बाहर की तरफ एक आवरण बनता है, उस आवरण का नाम क्या होता है, जो आवरण बनता है वो आवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, युबिस्काय के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, सबसे अंदर वाली कोशिकाएं जिनको हमने बोला था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है इनकी बात हम वैसे आगे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार हम इतना जान लेते हैं कि ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं या तो सीधी बदल जाती है किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। किसमें बदल जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कुल एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात ये क्या बनेंगे, ये परागकण बनेंगे। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं सबसे अंदर की थी, इनसे सीधी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन और 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्राथमिक दृष्टि से ये चारों लघु बीजाणु जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं, एक लघु बीजाणु, 2 लघु बीजाणु, 3 और 4, चारों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं कैलोज। क्या नाम है, कैलोज। ये कैलोज नामक जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन एक एंजाइम जिसका नाम होता है कैलेज, कैलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में यह कैलोज नामक पट्टी टूट जाती है और टूटने पर चारों जो लघु बीजाणु है वो पृथक पृथक हो जाते हैं। और इस प्रकार पृथक हुए लघु बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो ये परागकण जो है इसका निर्माण किससे हुआ, लघु बीजाणुजन कोशिकाओं से। जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं थी उनसे इनका निर्माण होता है। या तो ये हो गया सीधा, या फिर क्या होगा, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन, बहुत अधिक कोशिकाएं बनेगी और वो कोशिकाएं जो है मिलकर किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। इसलिए कहा जाता है कि परागकोश जो है इसका परिवर्तन जो है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है या सुबीजाणुक प्रकार का होता है। सुबीजाणुक या यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक से अधिक प्रकार की प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है या एक से अधिक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो मिलकर किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है या लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण करती है। इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन कहलाता है। अब ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम के बारे में हम कुछ और जानते हैं। सामान्यतः हमने देखा कि टेपिटम का विकास किससे हुआ, द्वितीय कोशिका जो है इसके अंदर परिणत विभाजन होने से हुआ। किससे हुआ, द्वितीय कोशिका के अंदर परिणत विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, टेपिटम का निर्माण हुआ। यदि हम सामान्यतः बात करें लघु बीजाणुधानी की, तो ये इस तरीके से परागकोश की, तो ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर ये एक परागपुट या लघु बीजाणुधानी, ये दूसरा परागपुट या लघु बीजाणुधानी, ये तीसरा परागपुट या लघु बीजाणुधानी और ये चौथा परागपुट या लघु बीजाणुधानी। इसके बीच में क्या है, यहाँ पर योजी उत्तक है। अब देखिएगा सामान्यतः यह होता है कि इसके चारों तरफ की जो टेपिटम है, इस टेपिटम का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन, फिर वित्तीय कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, टेपिटम का। लेकिन कुछ पादपों के अंदर क्या होता है,
टेपिटम जो होती है इसकी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है, या इनका उत्पत्ति जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसमें से जो योजी उत्तक की तरफ की टेपिटम कोशिकाएं होती है वो आकार में अपेक्षाकृत अन्य टेपिटम कोशिकाओं से बड़ी होती है, और शेष वाली टेपिटम कोशिकाएं जो है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है। अब ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि ये इधर की जो टेपिटम कोशिकाएं है इनका निर्माण किससे हुआ? योजी उत्तक से। योजी उत्तक जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होने के कारण इन टेपिटम कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? सी टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सी टेपिटम कहते हैं। जबकि ये इधर वाली कोशिकाएं जो होती है इनका निर्माण किससे हुआ? पैराइटल सेल्स से। किससे हुआ? पैराइटल सेल्स, मतलब भित्तीय कोशिकाओं से हुआ। इस कारण इनको क्या बोलते हैं? पी टेपिटम कहा जाता है। मतलब पैराइटल सेल्स से निर्मित हुई टेपिटम को पी टेपिटम, और इधर की टेपिटम जो अपेक्षाकृत मोटी है जिसका निर्माण कनेक्टिव टिश्यू से हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? सी टेपिटम कहते हैं। अब देखेंगे कि कुछ पादपों के अंदर जो सामान्यतः जो टेपिटम होती है यह दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की टेपिटम कौन कौन सी होती है इसके बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। क्या है? टेपिटम के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेपिटम। भिन्न भिन्न पादपों के अंदर बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों तरफ उपस्थित टेपिटम नामक जो परत है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आकृति, संरचना एवं कार्यशैली के आधार पर टेपिटम के प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो टेपिटम है उसको कहते हैं अमीबीय या प्लाज्मोडियल टेपिटम, और दूसरे प्रकार की होती है स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम। जो अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम है, इस प्रकार की टेपिटम में आंतरिक एवं अरीय कोशिका भित्तियां जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव से जल्दी ही टूट जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं ये टेपिटम की कोशिकाएं है, इन कोशिकाओं की ये भित्ति जो है ये भित्ति हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाती है, और जब ये भित्ति टूट जाती है तो इसका जीव द्रव्य जो है अंदर का, वो जीव द्रव्य निकलकर कहाँ आ जाएगा? लघु बीजाणुधानी की कोशिकाओं के अंदर आ जाएगा, और लघु बीजाणुधानी की कोशिकाओं के जीव द्रव्य के साथ संलग्न हो जाएगा। जब दोनों जीव द्रव्य आपस में मिल जाएंगे तो एक जेली समान पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं। और ये जेली सदृश्य पदार्थ जो है वृद्धिशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार की जो टेपिटम है वो सामान्यतः टाइफा, ट्रेडिस्केंसिया तथा सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की जो टेपिटम है वो कौन सी है? स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम। स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम जो है वो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की कोशिकाएं उसके अंदर होती है, अर्थात वो अपघटित नहीं होती है। और ये कब तक नहीं? जब तक पराग कणों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक यह मध्य स्तर अर्थात मिडिल लेयर से जुड़ी हुई रहती है। ये कभी टूटती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, डिप्टियोसोम इत्यादि कोशिकांगों के अतिरिक्त कुछ पिंड उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इन पिंडों को क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय जो है वो कोशिका के भीतर उपस्थित होता है, और जब लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान टेपिटम की कोशिकाओं से प्रोयूबिस्काय कणिकाएं जो है वो बाहर आ जाती है, पृथक हो जाती है। और ये बाहर आई हुई प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलिनियन का जमाव होकर यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाती है, और ये यूबिस्काय जो है वृद्धिशील जो लघु बीजाणु होते हैं उनकी बाह्य परत का निर्माण करने का कार्य। यूबिस्काय क्या करेगा? लघु बीजाणु की बाह्य परत का निर्माण करेगी। इस प्रकार की जो स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम है वो सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों के अंदर देखने को मिलती है। ये थोड़ी प्रभावी प्रकार की टेपिटम और ये थोड़ी
कम विकसित प्रकार की टेपिटम होती है, अमीबियन या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम, और दूसरी होती है स्रावी या ग्रंथिक प्रकार की टेपिटम। इस तरीके से हमने पुष्प की नर जननांग की संरचना के बारे में काफी कुछ अध्ययन किया। आगे जो शेष बच गया वो क्या, टेपिटम का भीतरी स्तर जो था वो हमने कहा बीजाणुजन कोशिकाएं होती। उन बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे होता है, फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, उसके बाद पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है, उसके क्या प्रकार है, उसके बाद पराग कोश स्फुटन के बाद में जो पराग कण है उस पराग कण से नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। यह प्रोसेस हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा साथ और प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखते रहिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। बार बार आपको YouTube चैनल पर सर्च करने की आवश्यकता ना रहे, आपके पास मैसेज पहुंचता रहे, और जितने अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखते रहिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे और इससे आगे आने वाली संरचना उनके बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद से संबंधित तमाम परिघटनाओं के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।